दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ग्रुप डी का फॉर्म जो आया हुआ है, जो 32,438 पद है, इसकी फुल डिटेल्स जो होगी, जो फुल नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम डिटेल्स आपको जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में हम आपको जोन वाइज डिटेल्स बताएंगे, क्वालिफ़िकेशन क्या है ये बताएंगे, एज लिमिट क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम क्या होगा, फ़ीस कितनी है, फ़ीस कैसे कम करना है इसका भी हम सिस्टम बताएंगे, सिलेबस क्या होगा, वैकेंसी कितनी है, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे हम बताते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ग्रुप डी की वैकेंसी है, ये देखिए ग्रुप डी की वैकेंसी है। चलिए इसका डिटेल्स में बता दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जो इसका इंडक्टिव नोटिस जो है वो 28 दिसंबर को ही आ गया था। इस नोटिफिकेशन का जो पब्लिकेशन का जो डेट है वो 22 जनवरी को आ गया है, और जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 23 जनवरी रखा गया है। 23 जनवरी यानी 22 को रात में 12 जैसे बजेगा, उसके बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। और यानी 23 को आप इस फॉर्म को, जैसे ही आपका 23 तारीख लगेगा, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है, आप लास्ट डेट भी आप देख सकते हैं, इसमें लास्ट डेट भी दिया गया है 22 फरवरी तक, यानी पूरे 1 महीने का। यानी रेलवे जब भी अपना कोई भी फॉर्म देता है तो पूरा 1 महीने का टाइम देता है फॉर्म फिलअप के लिए। उसके बाद फॉर्म फिलअप आपने कर लिया, देन अगर किसी का एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट में अगर लेट हो जाता है, नहीं हो पाता है, इन केस में इन्होंने 2 दिन का डेट और बढ़ाया हुआ है, जो कि आपके सामने है, देख सकते हैं। 23 फरवरी और 24 फरवरी ये आपका क्लोजिंग डेट है, यानी आप फीस पेमेंट अगर नहीं किया है तो आप इस बीच में आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म का करेक्शन डेट आता है, जो कि करेक्शन डेट भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। 25 तारीख ये रखी गई है करेक्शन का, 25 से 6 मार्च तक आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में हम आपको आगे बताते हैं। आप इस फॉर्म में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस फॉर्म में देख लीजिए, इनिशियल पे जो है वो 18,000 रुपये है, और इसके बाद में एज जो है वो 1 जनवरी 2025 को 18 साल पूरा हो गया हो, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 36 साल से ज़्यादा ना हुआ हो, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और जो रिजर्वेशन सिस्टम में आते हैं, जैसे कि ओबीसी है, एससी एसटी है, इन लोगों को अलग से जो भी गवर्नमेंट छूट देता है वो इसमें आपका इसमें माना जाएगा। जैसे 3 साल का होता है ओबीसी में, तो 36 के बजाय 39 साल तक आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और अगर ओबीसी के अलावा एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाता है, यानी आप 41 साल तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 32,438 है, जो कि आपके सामने है। कोविड की वजह से 3 साल की छूट और दे दी है, यानी ये पहले जो है ये 33 साल रहता था, तो 36 साल इन्होंने दे दिया है। तो 36 साल का दे दिया है, कोविड की वजह से 3 साल दिया है इन्होंने। देख लीजिए आपका जो एज लिमिट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1 जनवरी 2025 को 18 साल अगर आपका पूरा हो रहा हो और आप 10वीं की परीक्षा आपने अगर पास की हो, तो आप इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ये देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम्स क्या होंगे। देख लीजिए स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम्स, यानी कि एग्ज़ाम कितने स्टेज में होंगे या भी जो भी है, देख लीजिए इसमें साफ साफ दिया गया है। द एग्ज़ाम शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी आपका सीबीटी बेस्ड इसका एग्ज़ाम होगा और सिंगल एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका पीटी होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी ये सिंगल स्टेज का सीबीटी एग्ज़ाम है। इसको आप क्वालिफाई करने के बाद में आपका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए आपको इसमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है
कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स जो है, अगर देखिए रेलवे के जो भी पेपर होता है वो अलग अलग शिफ्टों में होता है। तो अलग अलग शिफ्ट में अगर अगर आपका एग्ज़ाम होता है, अगर आपका टेस्ट अलग अलग शिफ्टों में होता है, तो क्लियर है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ पीईटी। तो पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डीवी। उसके बाद में पीईटी के बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसके वो डीवी के लिए होंगे, ये शॉर्ट लिस्टेड होंगे। उसके बाद देख लीजिए इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 का होगा, सीबीटी में 1/3 का होगा। तो इतना आप प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद में आगे का प्रोसेस होगा जैसे ज्वाइनिंग है। आप इसमें देख सकते हैं कि एज लिमिट जो दिया गया है, जैसा कि मैं आपको पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि एज लिमिट जो है 18 से 33 रहती थी, बट कोविड की वजह से 3 साल इसमें बढ़ाया गया है। तो 18 से 36 आपकी एज रखी जाएगी। इसके बाद भी आपको आरक्षण मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आप ओबीसी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 साल की छूट मिलेगी। एससी एसटी के लिए 5 साल का मिलेगा। उसके बाद में एक्स सर्विस मैन है तो उनके लिए भी छूट मिलेगा। तो इसमें सारी की सारी देख लीजिए एज डिटेल्स, इसमें सारा का सारा है कि आपको कितना मिलेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग के लिए भी देख लीजिए, दिव्यांग हैं जनरल से हैं 10 साल, ओबीसी हैं 13 साल, एससी एसटी हैं 15 साल। ऐसे ही सारा का सारा सबको आयु में छूट दी गई है। कोविड के लिए भी आपको 3 साल बढ़ाया ही गया है। तो एज भरपूर है, आप इस फॉर्म को ईज़िली आप फिल कर सकते हैं और क्वालिफ़ाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे 18 से 36 है, तो आपको मैं बता दूँ कि अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है, देख लीजिए ये 2/1/1989 से अगर आपका कम है, यानी कि आप 90 के हैं, 91 के हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी हैं तो 2 जनवरी 1986 के बाद का है, वो भी भर सकते हैं। एससी एसटी 2 जनवरी 1984 यानी 1984 के हैं, वो भी भर सकते हैं। ये एक डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है। अगर आप इसके बाद के हैं, यानी कि 89 से 90, हाँ, 86 से 87 हो, 84 से 85 हो, ऐसे अगर डेट ऑफ बर्थ आपका है तो आप फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें एक लाइन और दी गई है, इसको चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, यानी एनसीएल यानी नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। अगर आप यूआर में डालते हैं, यानी यूआर की वैकेंसीज हर जगह ज़्यादा होंगी, अगर आप यूआर में डालते हैं, वहाँ पे आप अनरिजर्व्ड लिखा होगा, उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं और अपनी कैटेगरी आप अनरिजर्व्ड अगर लिख देते हैं, उसके बाद आप आरक्षण की मांग करते हैं, तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी कि उम्र में छूट नहीं मिलेगा। तो आप अपनी कैटेगरी से ही अगर अप्लाई करते हैं तो आपको एज में छूट आपको मिलेगा। अब देख लीजिए इसमें एक और जो भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं वो एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि अगर वो अपीयरिंग है तो क्या इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं ये बता दूँ कि अगर आप अपीयरिंग है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप यानी अगर रिज़ल्ट भी अगर आपका वेटिंग में है, देख लीजिए अवेटिंग रिज़ल्ट, हाँ, फाइनल एग्ज़ामिनेशन में है और अवेटिंग रिज़ल्ट है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको 10th पास होना ज़रूरी है इस डेट से पहले। चलिए आपको हम फ़ीस का डिटेल्स बता दें। तो अगर आपको मैं फ़ीस का बता दूं तो देख लीजिए, जनरल हो, जनरल के लिए आप 500 रुपये की फ़ीस जमा होगी। देख सकते हैं 500 रुपये की फ़ीस जमा होती है। अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद में अगर आप सीबीटी टेस्ट में अगर आप अपीयर हो जाते हैं तो आपका 400 रुपये आपका रिफ़ंड हो जाएगा। ऐसे ही अदर जनरल को छोड़ के अदर जितनी भी कैटेगरियां हैं उनको 250 रुपये का फ़ीस जमा करना है। तो अदर सभी कैटेगरीज़ के लिए 250 रुपये की फ़ीस है। तो ये हो गया आपका फ़ीस, यानी कि अदर जो अदर में आते हैं, जैसे कि दिव्यांग हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, एससी एसटी हैं। तो इन लोगों के लिए देख लीजिए, एससी एसटी हैं,
ईबीसी हैं, तो इन सभी के लिए 250 रुपये की फ़ीस है और एग्ज़ाम देने पे 250 रुपये आपका रिफ़ंड भी हो जाएगा। इसमें फ़ीस से संबंधित एक और तरीका है कि अगर आप ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, यानी आर्थिक रूप से अगर आप पिछड़े हैं और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट 50,000 रुपये से कम का है, तो आप इसको इसमें लगा करके आपकी फ़ीस और भी लेस हो जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपका फ़ीस 500 रुपये है, तो आपका फ़ीस 250 रुपये हो जाएगा। रिफंड ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने जब आप पेपर दे देंगे उसके बाद में भी जो वैकेंसी इसमें है 500 रुपये अगर आपके डिडक्ट हुए हैं, तो 500 रुपये में से 400 रुपये आपके रिटर्न हो जाएंगे। और अगर आपका 250 रुपये अगर फ़ीस पेमेंट अगर लगा है, तो सीबीटी एग्ज़ाम जब आप अपेयर हो जाएंगे तो उसमें 250 रुपये भी आपके रिटर्न हो जाएंगे। अगर मान लीजिए फॉर्म भरते हुए आपका ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी अगर इश्यू आती है, तो आप इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। ये ओनली एप्लीकेंट के लिए है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होने वाला है इस एग्ज़ाम में, आप देख सकते हैं कि पहले आपका सीबीटी होगा, यानी आपका सीबीटी बेस्ड आपका पेपर होगा, उसके बाद में पीईटी होगा, पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इतना होने के बाद फिर आप ज्वाइन करने योग्य हो जाएंगे इस वैकेंसी में। अब आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपका जो है 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। जीएस आपका 25 नंबर का होगा, मैथ आपका 25 नंबर का होगा और रीजनिंग आपका 30 नंबर का होगा और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपका 20 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट का। सीबीटी बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा और इसके अलावा जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 का होने वाला है। तो ये आपका जो भी इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको मैं इसमें सिलेबस मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सिलेबस आप देख सकते हैं कि मैथ होगा आपके पास और रीजनिंग होगा। इसके बाद में आपके पास जीएस भी होगा। डिटेल्स आपके सामने हैं और ये सिलेबस जो है ये आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं दे दूँगा। वहाँ से भी आप जाकर के आप देख सकते हैं। तो जीएस होगा, जीएस के बाद में आप देख लीजिएगा जीएस है, जीएस के बाद करंट अफेयर्स होगा और जीए होगा। इसकी भी डिटेल्स जो है वो आपके सामने है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे सारा का सारा डिटेल इसमें है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपका पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि 35 किलोग्राम वज़न जो है वो आपको 2 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस आपको तय करनी है। ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए जो है वो 20 किलोग्राम का वज़न है, 100 मीटर का ही डिस्टेंस रहेगा, 2 मिनट में आपको तय करना रहेगा। ये आपको करना रहेगा। इतना आप करने के बाद में आपको 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में आपको एक रन करना रहेगा, यानी कि दौड़ आपकी होगी जो कि 1000 मीटर का होगा। 4 मिनट 15 सेकंड मेल कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1000 मीटर ही रहेगा। 5 मिनट 40 सेकंड आपको दिए जाएंगे, यानी ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो पीईटी से रिलेटेड जो भी समस्या जो भी डिटेल्स थी वो भी आपको मैंने बता दिया है। अब अगर पीईटी से रिलेटेड देखिए, अगर आपको कोई अगर समस्या है, जैसे कि देख लीजिए इसमें इन्होंने साफ कर दिया है कि कोई भी अगर समस्या है, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो पहले ही रिपोर्ट कर दें, जिससे उन्हें प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। इसके बाद में आपका डीवी होगा, आप देख सकते हैं, यानी आपकी ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके चेक किए जाएंगे। देन आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में भी आपका फिट होना ज़रूरी है। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसमें देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है, अगर वो अलग अलग शिफ्टों में होता है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन होना तय होता है। बाकी आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आप इसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, रेलवे के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और या फिर आप सरकारी रिज़ल्ट पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी इस फॉर्म को आप अप्लाई आप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जोन वाइज जो भी पोस्ट डिटेल्स है वो भी आपके सामने है।
तो ये आपको मैं बता दूं, देख लीजिए, जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई का है जोन, तो इस जोन में जो जो पोस्ट निकली हुई हैं वो आपके सामने है। जैसे असिस्टेंट है, एसएनटी है, ये सारे भी जितने भी पोस्ट हैं वो आपके सामने हैं। डिपार्टमेंट भी आपके सामने है, इस डिपार्टमेंट में है वैकेंसीज जनरल, और जो भी है वो सारा का सारा अलग अलग आपको दिया हुआ है। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज आप पोस्ट आप देख सकते हैं, सारी की सारी कैटेगरी वाइज, और जो टोटल पोस्ट है आपका वो भी आप देख सकते हैं। 4,672 पोस्ट हैं। तो सारा का सारा यहाँ पे आप वैकेंसी का डिटेल्स भी आपको मिल सकता है, पोस्ट डिटेल्स भी आपको मिल सकता है। तो आप जोन वाइज डिटेल्स जो भी जानकारी चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप 10th हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th के अलावा अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, जैसे आईटीआई है, एनसीवीटी से आपका अप्रेंटिस है, तो भी आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी भी जानकारी थी वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर फॉर्म भरने में अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर होती है तो आप इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान दिया जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।